नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और आप सभी को हम एक बात फिर से बता दें कि ये हमारी गारंटी है कि फाइनल पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे द्वारा ना पढ़ाया गया हो, और विथ ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपसे हमारा यही अनुरोध है कि वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए देखते हैं। हर क्वेश्चन आपको साइड में लिखा हुआ भी दिखेगा, तो देख सकते हैं कि सबसे पहली बात करते हैं हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि 11 और 13 का एचसीएफ निकालिए। हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, हमें 11 और 13, और इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो जो है कि कभी भी दो अभाज्य संख्याओं का अगर HCF हमें ज्ञात करना हो तो उसका HCF 1 होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टर नहीं बनाना है, सीधा याद रखना है कि जब भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF निकालना हो तो दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। कुछ बच्चे इसको निकालेंगे, फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे, तो फैक्टर नहीं बनाना है। जब भी हमें दो अभाज्य संख्याएं मिलेंगी तो उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। इस प्रकार से पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सेकंड। इसमें कह रहा है कि वर्ग समीकरण x² + cx + b = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बेटा? योग ज्ञात करना है। और जिस समीकरण दिया है x² + cx + b = g, अब इसके मूलों का जो है योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मूल शब्द यूज किया है, चाहे हम मूलों की बात करें और चाहे उसके शून्यकों की बात करें, मतलब एक ही होता है। और शून्यक का जो योगफल होता है बेटा, शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है हमारा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि माइनस हो गया और x का जो गुणांक है वो c है। x का गुणांक कितना है? c है, तो c लिख दिया। और x² का गुणांक 1 है, तो बटे में 1, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? -c। और ऑप्शन नंबर 4 इसका भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमेशा समरूप होते हैं? तो इसका तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप देख लो, क्योंकि अगर हमारे साथ जुड़े हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में जरूर मिलेगा जो आपके ज्ञान को काफी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी जो वर्ग हैं वो समरूप होते हैं। और सभी वृत्त समरूप होते हैं। और तीसरा, सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये 3 फैक्ट हमें याद रखना है कि सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है ऐसी दो आकृति जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो उसे हम क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं।
इसके बाद चौथा क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वन का स्क्वायर बराबर 0 के हल बताना है। तो इसके हल ज्ञात करना है। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसके हल देखें तो ये पावर की फॉर्म में है और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर 0। अब x माइनस वन बराबर 0 और या x माइनस वन बराबर 0 मतलब x बराबर 1 या x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, सही हो जाएगा 1 1। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 5 1 माइनस 3। क्या कह रहा है कि 9 5 1 माइनस 3 डैश डैश का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने समांतर श्रेणी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आप सभी को पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाएंगे बहुत जल्दी। इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी है 9 5 1 माइनस 3 और इस समांतर श्रेणी में हमें 10वां पद ज्ञात करना है। अब 10वें पद को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a10 और a10 को अगर ब्रेक करें तो लिखा जाएगा a1 प्लस 9d। मतलब अगर हमारे पास a की वैल्यू है और हमारे पास d की वैल्यू है तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है जो कि हमें कितना दिया गया है 9। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को क्या बोलते हैं a, और a बराबर कितना दिया है 9 और d का मान निकालना है तो किन्हीं भी दो पदों को लेके दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस 9 बराबर माइनस 4, यानी कि प्लस 9 गुणे d का मान माइनस 4 बेटा 9 और 9 चौके कितना हो जाएगा 36 माइनस का और घट के माइनस का कितना बचेगा 27। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका भी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो पहले मूलों की प्रकृति के बारे में समझ लो थोड़ा सा। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। या तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाना ध्यान से। वास्तविक और समान होते हैं। दूसरी प्रकृति होती है कि वास्तविक और असमान, मतलब अलग अलग। और तीसरी प्रकृति होती है अवास्तविक। तीसरी प्रकृति क्या होती है, अवास्तविक। और अब किसी भी मूलों की प्रकृति को जानने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है डिस्क्रिमिनेट यानी विभक्ति कर, और विभक्ति कर को रिप्रेजेंट करते हैं d से, और d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि d की वैल्यू जो है बड़ी है किससे, d की वैल्यू बड़ी है किससे 0 से। यदि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू बड़ी है 0 से तो मूल वास्तविक और कैसे होंगे असमान। वास्तविक और असमान में लिखना है बेटा इसको। समान के लिए जो d की वैल्यू है वो बराबर होगी 0 के, और अवास्तविक के लिए d की वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी किससे 0 से। अब इसके मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। ये चीज समझ में आई। यदि डिस्क्रिमिनेट विभक्ति कर का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वास्तविक और असमान मतलब अलग अलग होंगे, और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो अवास्तविक होंगे। अब इसके मूलों की अगर हम बात करें तो हमें फॉर्मूला लगाना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका व्यापक समीकरण से तुलना करें तो b की वैल्यू 1 मिलेगी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 1, और c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, यानी कितना हो गया -3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3, यानी मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी। क्या होगी, अवास्तविक। और इसमें ऑप्शन नंबर 3 कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा।
तो जितने भी हमारे सही विकल्प थे वो हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं खाली स्थान की। इसको रफ करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन जो है वो पूरा मिल सके। सीक्वेंस में रहेगा, 3-4 पार्ट में इसको पूरा करा देंगे। आज ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट को बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे वीडियो को हमारा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है। पहला रिक्त स्थान है कि रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक बताना है। पहला हमारा खाली स्थान है जिसमें हमें ax + b इसका शून्यक बताना है। तो देखिएगा बेटा, शून्यक का मतलब होता है x की वैल्यू को डिफाइन करना। यदि हमारे पास x की वैल्यू जो भी होगी वही उसका शून्यक कहलाएगा। और यहाँ पे जो बहुपद है वो रेखीय है और रेखीय बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 1। अब निकालते हैं। तो अपने मन से हमने 0 निकाल लगाया क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। b को इस साइड लेके गए तो ax = -b और x = -b/a। ये हमारा हो जाएगा रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक। शायद आप सभी पे बना होगा, सरल क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। मतलब y अक्ष से दूरी बताना है। डायग्राम में समझना है इसको। ये हमारे पास बेटा डायग्राम है, ये x अक्ष है। ये क्या है? x अक्ष। और ये हमारा y अक्ष। अब हमें किस अक्ष से दूरी की बात करना है? y अक्ष से दूरी पर बात करना है। y अक्ष से दूरी का मतलब है जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई बिंदु है तो इस बिंदु की इस y अक्ष से दूरी बताना है। तो y अक्ष की दूरी जो है वो x का निर्देशांक कहलाता है। ध्यान देना, अगर हमें y अक्ष से दूरी बताना है तो वो x का निर्देशांक है और यदि हमें x अक्ष से दूरी बतानी है तो वो y का निर्देशांक है। और x अक्ष के निर्देशांक को बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज। तो x अक्ष की जो दूरी होगी यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी, उसे क्या बोलते हैं? तो आप भुज भी लिख सकते थे और x का निर्देशांक भी लिख सकते। दोनों में से कुछ भी लिख दो, सही हो जाएगा। अगला हमारा खाली स्थान है कि समीकरण x - 3 समीकरण x - 3 x + 4 = 0 के मूल्य बताना है। तो इसके मूल्य निकालने में क्या प्रॉब्लम है? x - 3 और x + 4 के मूल्य बताना है। तो यहाँ पे x - 3 = 0 और x + 4 = 0 यानी एक मूल्य हमारा 3 हो जाएगा और एक मूल्य हमारा -4 हो जाएगा। 9 और 7 का समांतर माध्य। तो यहाँ पे इस वाली चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पे हमें समांतर माध्य निकालना है और समांतर माध्य निकालने का मतलब होता है कि जब भी हमें दो पदों का समांतर माध्य निकालना हो तो दोनों पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 + 7/2। जोड़ेंगे तो बेटा 16/2, काट दिया तो कितना हो गया? 8 हमारा आंसर हो जाएगा चौथे ऑप्शन। अगला कह रहा है कि 3√2 एक डैश संख्या है। तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, हम सब जानते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं बराबर। समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चैप्टर में इसका पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जोड़ी आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने जो है वो जोड़ी दिख रही होगी। पहली लिखा है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, दूसरी है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तीसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक संख्या, चौथी है संख्या 26 और 91 का HCF होगा, पांचवा है b² - 4ac बराबर यदि 0 हो तो, यदि प्रथम पद a = 10 और सार्वधातुक d = 10 हो तो श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। अब इस साइड आ जाओ तो देख पा रहे हो कि पहले हमें 0 0 दिख रहा है। तो 0 0 का मतलब है
मूल बिंदु के निर्देशांक। कई बार बताया है क्लास में आपको, एक बार नहीं कम से कम 10 बार से ज्यादा, 50 बार, 100 बार भी हो गया होगा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं, 0 0। आप सभी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बेटा हमारे पास 30 लिखा है और इसमें देखोगे 6वें नंबर पे कह रहा है कि ए का मान हमें 10 दिया है और डी का मान 10 दिया है, तो तीसरा पद निकालना है, तो दूसरा जो है वो 6वें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का मैचिंग किस में करेंगे, थेल्स प्रमेय, और रेखीय प्रतिच्छेद जो है वो दूसरे का होगा। अब यहाँ पे इनको समझिए, हमारे पास 3 कंडीशन है। हमारे पास है A1/A2, यहाँ बात करते हैं थोड़ा। हमारे पास 3 कंडीशन है। हमारे पास है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। दूसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2। तीसरी कंडीशन है बराबर है और बराबर नहीं है C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब जब ये कंडीशन है तो रेखाएं प्रतिच्छेद जो है वो करेंगी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका मतलब है कि रेखाएं समांतर होंगी, और यदि ये वाली कंडीशन है तो इसका मतलब है कि रेखाएं समपाती होंगी। और प्रतिच्छेद रेखाएं इस प्रकार से देखने को मिलेगी, प्रतिच्छेद रेखाएं ऐसे देखने को मिलेंगी, समांतर रेखाएं इस प्रकार देखने को मिलेंगी, और समपाती का मतलब होता है जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए तो उसको समपाती रेखा कहते हैं। आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद 13 जो है वो हमारा 26 और 91 का HCF लिखा हुआ है, और यदि इसका मान 0 हो, अभी अभी बताया है कि डिस्क्रिमिनेट का मान अगर 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो जोड़ी तो शायद सब बच्चों पे बनी होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस पे जोड़ी ना बनी हो। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, तो इसमें है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं। अब भैया जब पदों की संख्या सीमित ही नहीं है तो वो असीमित श्रेणी कहलाएगी, और असीमित श्रेणी का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं अनंत श्रेणी। क्या बोलते हैं, अनंत श्रेणी। जब किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो असीमित श्रेणी, और उसी का एक और नाम है जिसे बोल सकते हैं अनंत श्रेणी। अगला है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। सभी समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह त्रिभुज समरूप होता है। समद्विबाहु कभी भी त्रिभुज समरूप नहीं होगा, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हो भी सकता है बिल्कुल तरीके से इसको नहीं नकार सकते हैं, कभी कभी कंडीशन ऐसी दी होगी कि भी हो जाएगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि सभी नहीं होंगे, सभी शब्द लिखा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है 4 0 -4 का अगला पद क्या होगा, तो 4 0 -4 का अगला पद माइनस क्या होगा, 8 होगा। नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते हैं कि कैसे इसको निकालना है। इसके बाद अगला है कि यदि a और b दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा HCF a और b एवं LCM a और b में क्या संबंध होता है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो संबंध सिस्टम सीधा है कि HCF गुणे LCM बराबर होगा a × b। ये संबंध है, इसको लिखना है हमें। क्यों नहीं लिख पाओगे, आराम से लिख लोगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। क्या होता है बेटा द्विघात समीकरण का मानक रूप, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं क्लास में, आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि जब द्विघात समीकरण को पढ़ाते हैं कि इसका मानक रूप ax² + bx + c बराबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। और a, b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, और कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण में a का मान 0 कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है,
इसमें कह रहा है कि श्रेणी 4, 6, 8 डेड डैश 40 में पदों की संख्या बतानी है। तो 2, 6, 8 डेड डैश 40 में पदों की संख्या बतानी है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 20। देख रहे हो ए का मान कितना हो जाएगा? 2, बी का मान कितना हो जाएगा? 2, ए एन का मान कितना हो जाएगा? 40 और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले को जैसे ही लगाओगे और यहाँ से हम एन के मान को डिफाइन कर सकते हैं। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। अब बात करते हैं सत्य असत्य की और कारण को भी समझेंगे कि अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा, सही है, यानी कि सत्य है, क्योंकि समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, और यही कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो कंडीशन है वो है समांतर रेखाओं की, और अगर एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें यही कंडीशन है कि कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इसमें कह रहा है कि समीकरण x(x-1) बराबर 0 के मूल्य 0 और -1 होंगी। ये तो भैया गलत है, क्योंकि इसके बराबर 0 करेंगे और इसके बराबर 0 करेंगे तो इसका तो चलो मान लो 0 आ गया, लेकिन भैया इसका तो 1 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि सेकंड वाला हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा है कि 2, 4, 8, 16 डेड डैश एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखा है 2, 4 और 8, 16। क्या ये समांतर श्रेणी है? हमें नहीं लग रही है, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 4 है और इसके बीच का अंतर 8 है। और हमने बताया है कि जब दो लगातार पदों के बीच का समान होगा तो उसी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे, मतलब एपी कहेंगे, अन्यथा वो एपी नहीं होगी। चौथा है कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है। और इसके बाद पांचवा लिखा है कि 6x² माइनस 5√x प्लस 9 एक द्विघातीय बहुपद है। तो बिल्कुल भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का जो है वो अंडर लग गया है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5x⁴ प्लस 9, और जब भी किसी भी चर पद की पावर बटे में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होगा, या माइनस में आ जाए। बहुपद होने के लिए धनात्मक पूर्णांक का होना जरूरी है। सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, सही बात है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता है, तो ये भी सही बात है। यानी कि अगर कोई आकृति सर्वांग सम है तो वो समरूप 100% होगी, और यदि समरूप है तो वो सर्वांग सम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये इसका मतलब है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं, तो ये पहला पार्ट है इस सीरीज का। अगले पार्ट में जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन और अथवा वाला क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपकी प्रैक्टिस कराना है, आपको सिखाना है, और गारंटी है आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। हम आपको इतना सिखा देंगे कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।